तारीख 19 फरवरी रात के तकरीबन 8 बजे और 10 दिन से जिस सवाल का इंतजार था उसका जवाब मिल गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता सीएम होंगी। दिल्ली में सुषमा स्वराज लगभग 52 दिन सीएम रही थी 1998 में। साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद अक्टूबर 1998 में उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी थी। फायर फाइटर वाले रोल में थी। उसके बाद 15 बरस शीला दीक्षित जी रहीं और अब रेखा गुप्ता जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हो रही हैं। आप देखिए, एक ममता बनर्जी को छोड़ दें तो देश में इस समय महिला मुख्यमंत्री नहीं है। आतिशी सिंह थी और वो अब सत्ता गंवा चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो एक दौर था जब उमा भारती और वसुंधरा राजे सिंधिया ये मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उमा जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। वसुंधरा जी सक्रिय होना चाहती हैं लेकिन उनको उतनी जिम्मेदारियां मिल नहीं रही हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मूव है और सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही इस संभावना पर लगातार बात हो रही थी कि यदि बीजेपी महिला मुख्यमंत्री की तरफ जाती है तो रेखा गुप्ता का नाम उसमें सबसे आगे, क्योंकि 4 इनके विधायक हैं, उसमें रेखा गुप्ता ही ऐसी हैं जो संगठन से आती हैं, संघ की बैकिंग है और तमाम बॉक्सेस को टिक करती हैं। एक समय था जब बीजेपी को और बीजेपी से पहले जनसंघ को, जब इनका चुनाव निशान दीपक हुआ करता था तो बाकी पार्टियां तंज में कहा करती थीं बनियों की पार्टी। सबसे पहले जनसंघ के साथ वैश्य समुदाय के लोग जुड़े। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन आया तो उसके बाद सवर्ण समुदाय जुड़ा। गोविंदाचार्य के नेतृत्व में सोशल इंजीनियरिंग हुई, अन्य पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश की गई। उसके पोस्टर बॉय थे कल्याण सिंह, जो खुद लोध समुदाय से आते थे, लोध राजपूत थे। बीच में वो संतुलन बिगड़ा भी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी समुदाय से आते थे, जिसका कोई देश भर में संख्या की दृष्टि से उतना असर नहीं। और अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समुदाय से आते थे। बंगारू लक्ष्मण दलित समुदाय से आते थे। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की गई, लेकिन फिर उनका नाम एक स्कैम में आ गया तहलका के स्टिंग के बाद, तो उनको भी पद से जाना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो एक चीज़ हुई कि 2014 के बाद से कि ओबीसी वर्ग को लगा और 2019 में तो दलित समुदाय को भी लगा कि बीजेपी हमारी पार्टी है। उसी क्रम में आप देखिए उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से लोग हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। हरियाणा में पुष्कर सिंह धामी क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। वहाँ पे आप देखिए बिहार में जो 2 डिप्टी सीएम हैं तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा गया सोशल इंजीनियरिंग का। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय 2 को टिक करे। और आप देखिए कि जब उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करना होता है तब सिर्फ जातिगत संतुलन इकलौता पैमाना नहीं होता, क्योंकि उस ऑप्टिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो नाम है ये कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड, महिला वोटर जो बहुत शक्ति माने जा रहे थे, तो अब आप देखिएगा कि बीजेपी इसका जिक्र करेगी कि हमने देश की राजधानी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। तो एक ओवरऑल मैसेजिंग भी जाती है। और आप देखिएगा कि जो मंत्रिपरिषद का भी चुनाव हो रहा है उसमें भी वरिष्ठता का भी ध्यान रखा जा रहा है और रिप्रेजेंटेशन का भी। बाकी हमारे साथी हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। रेखा गुप्ता जिस सीट से चुन के आई हैं, कभी साहिब सिंह वर्मा इस शालीमार बाग से विधायक हुआ करते थे। कभी नहीं, जब वो सीएम थे जी, वो 1993 में शालीमार बाग से जीते और 1996 में जब मदन लाल खुराना को जैन हवाला कांड में आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा तब वो यहीं से। और ये हमने नेता नगरी में भी चर्चा की थी कि दिल्ली का कितना कॉस्मोपॉलिटन, दिल्ली की पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं है। मुंडका का नेता, ठीक है, जाट बाहुल्य इलाके का नेता, शालीमार बाग बिल्कुल जाट बाहुल्य नहीं है, कतई नहीं, वहाँ से आकर चुनाव जीतता है। ये वो भी दिखाता है कि दिल्ली में ये जो दिल्ली के इलेक्टोरल कॉलेज की ओवरऑल अच्छी चीज़ है कि ये फ्लूइडिटी है कि आप सिर्फ बाकी जो परंपरागत यूपी बिहार देखिए सही साहब उनके जाति समूह के लोग हैं तभी वो जीतेंगे। कुछ एक अर्बन सीटों पर ऐसा नहीं होता, पर अदरवाइज ऐसा होता था, तो उसको भी नकारा गया। तो वो एक कनेक्शन में जो ये पॉलिटिक्स है ये बाहरी दिल्ली की सीटों पे ज़्यादातर होती है। खैर, तो इसमें जो रेखा गुप्ता है ये शालीमार बाग से जो है विधायक बनी है। इससे पहले का 3 चुनाव हारा। सौरभ जी ने जो बात कही कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे, डटे रहे, तो 3 चुनाव लगातार ये वंदना सिंह
दो चुनाव 15 और 20, 15 कुमारी से हारी और इस बार 29,500 के मार्जिन से जीत कर भी आई हैं। सबसे बड़े मार्जिन से जो जीतने वाले विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से एक हैं। डूसू से भी जुड़ी रही, अध्यक्ष थी जी बिल्कुल, अध्यक्ष थी 96-97 में ये डूसू के अध्यक्ष बनी। और पार्षद भी रही। तो लंबा पुराना इनका बीजेपी में इतिहास। और सड़क पे संघर्ष वाली जो महिलाएं जो दिल्ली बीजेपी में नजर आती हैं, उनमें से एक ये नेता रही हैं। तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल भी रहा था हम लगातार। लेकिन इन सब में जो लोग जानकार बता रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि इनके सारे टिक मार्क होने के साथ जो सबसे ज़रूरी कि ये संगठन से जुड़ी थी और जो महिला आरएसएस से इस नाम पर एक मत था। नतीजे आने के बाद मेरी आरएसएस के कुछ राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों से जाहिर सी बात है ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई। तब उन्होंने यही संकेत किया, और आरएसएस कभी भी ये भाषा इस्तेमाल नहीं करता है कि हमने बीजेपी को कहा। उनका होता है कि समाज का ये मत है, दिस इज़ हाउ दे टॉक, कि समाज का ये मत है कि दिल्ली में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, तो संगठन को और सबको ऐसा लगता है कि इस बात पर विचार होना चाहिए। संघ को जो लोग करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि संघ का आदेश की भाषा में नहीं होता है, कट तौर पे नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं। वो दूसरा चीज़, बीजेपी अब इतनी मजबूत है ना, देखिए जब आप कमज़ोर होंगे तब आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता वो ज़्यादा सख्ती में आपसे बात करते हैं, ठीक है। जब आप मजबूत होते तब कहते हैं बेटा आप तो समझदार हो, बढ़िया करिए, रहो, मेरा ये मन है, बाकी देख लो। वो वाली कोट हो गया, इसकी रील काटी जा सकती है अलग से। नहीं। तो उनसे जब बात हुई तब ये हुआ कि दुष्यंत गौतम एक प्रबल दावेदार थे, और रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तब बीजेपी बार बार ये चीज़ कहा करती थी, और एक नैरेटिव को झगड़ा था। दुष्यंत गौतम जी चूंकि दलित समाज से आते हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, तो वो एक गंभीर दावेदार थे। बल्कि मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ हाउ बीजेपी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर्स, कि जिसको उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होता है उसको पहले से ही उसके लिए सिटिंग कर दी जाती है, क्योंकि शीर्ष को पता है कि उन्हें क्या करना है, बाकी को नहीं पता है। भजन लाल शर्मा भरतपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, ठीक है। उनको नहीं, जब वहाँ पे सर्वे हुए और देखा गया कि भरतपुर में समस्या हो सकती है, सदर में इधर उधर, तो उनको कहा कि नहीं साहब बिल्कुल सेफेस्ट सीट बताइए। तो वो फिर जयपुर की सेफेस्ट सीट, तब भी लोगों को समझ में नहीं आया जयपुर। उन्होंने कहा हाँ कार्यालय में बैठते हैं देखते हैं। संगठन को स्पष्ट था कहाँ से लड़वाना है। मोहन यादव को लेके उनको कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि वो उज्जैन से लगातार राजनीति कर रहे थे, विधायक बनने के पहले भी उनके 1-2 बार टिकट कटे थे, तो वो वहाँ पे मजबूती से मौजूद थे। तो जब संगठन को पता है कि हमें भविष्य में ये करना है, तो उसी हिसाब से सीटों का चयन होता है। दुष्यंत गौतम के मामले में ये कैलकुलेशन थोड़ी सी उनको बैकफायर कर गई। उनको नहीं लगा कि वो करोल बाग से हार सकते हैं। आप देखिए आम आदमी पार्टी में भी ये चर्चा चल रही थी कि क्या अरविंद को नई दिल्ली छोड़ के संगम विहार जैसी सीट पर जाना चाहिए। तो ये एक दृष्टि रहती है चुनाव के पहले। तो संघ ने फिर एक ही नाम को बैक किया, और वो नाम रेखा गुप्ता का है। उसको लेके संघ में कोई दो राय नहीं थी। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रही, चूंकि महिलाओं की भागीदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण बताई जा रही, चूंकि आप देखिए कि एक वादा था कि 2100 रुपये देंगे, उस वादे को जनता ने नकार दिया। आमतौर पे जितनी भी सरकारें रिपीट हुई, वो पहले से वो जो लाडली बहन हो या फिर मैया सम्मान योजना हो झारखंड में या महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में, वो पहले से पैसा एक तरीके से अनुदान दिया जा रहा था। यहाँ पे दोनों तरफ से वादा था। तो बीजेपी ने जो वादा किया वो कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से बढ़ के वादा किया। इन्होंने कहा हम 2500 देंगे, तो शायद उस वादे पे ज़्यादा एतबार किया लोगों ने। और एक 10 साल के 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। चीज़ और है, मैं अपनी माता जी से एक दिन बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी रैलियाँ अटेंड की हैं अपने जीवन में, किन को देखा है। उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया, सुषमा स्वराज और मायावती। तो उन्होंने बोला सुषमा जी आई तो पहले उनके लिए चौकी आई, चौकी रखी गई, वो खड़ी हुई और बहुत अच्छी भाषा में बात कर रही थी। फिर उन्होंने मायावती, चूँकि वो उत्तर प्रदेश में रहती है मेरी माँ, तो उन्होंने इन 2 महिला नेताओं को क्लोजली देखा। महिलाओं पर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या भी हो, जब एक महिला नेता लीड करती हैं तो एक बहुत अलग किस्म का इम्पैक्ट होता है। वो रिलेट करती हैं। मंच पे स्मृति ईरानी हो, मंच पर ममता बनर्जी हो, और मंच पर निर्मला सीतारामन हो, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारे जैसी कोई साड़ी पहनने वाली, बिंदी लगाने वाली, है ना, जिसकी देह भाषा बहुत एग्रेसिव नहीं है, बॉडी लैंग्वेज पर वो लीड कर रही हैं। जैसे बांसुरी स्वराज को आप देखिए, तो बांसुरी स्वराज वकील हैं, अपनी माँ की तरह बोलती हैं, खूब संस्कृतनिष्ठ हिंदी में बात करती हैं, बार बार भगवान कृष्ण का रेफरेंस देती हैं, तो लोग उसमें रेजोनेंस देखते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल मूव रहता है, वो एक, इसीलिए आप देखिए कहीं भी
जयललिता जितनी दफ़ा सत्ता में आई तो महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा, क्योंकि एक बार जब वो उस नेता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगती हैं तो कास्ट की लाइन, क्लास की लाइन, यानी कि जाति का आधार, अर्थ का आधार, रीजन की लाइन और कुछ एक दफ़ा रिलीजन की लाइन भी ब्लर होती है। आप अगर CSDS वगैरह के सर्वे उठाकर देखें, 2013 में जब वसुंधरा राजे सिंधिया प्रचंड बहुमत के साथ उनके नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई थी, तब एक स्पाइक मुस्लिम महिलाओं तक में देखा गया था जो वसुंधरा के नाम पर वोट डाला थी। यार एक महिला लीड करेगी, मजबूती से लीड करेगी, तो वो एक बड़ा फर्क रहता है। इसलिए ये बीजेपी का ये इसमें मतलब मैं जो आपने बोला ना, महिलाएं बहुत मजबूत, जब अगर वो एसोसिएट करती हैं तो बहुत मजबूती से करती हैं। इससे मैं जब अगर आप कुंभ में चलेंगे तो देखेंगे वहाँ पे जो ज़्यादा भागीदारी है कुंभ में वो महिलाओं की है। महिला उस दल की नेता होती हैं और वो खींच के लाती हैं कि आपको चलना है तो उनके पीछे पूरा परिवार चलता है। एक टाइम ऐसा था इस देश में जब चारों कोनों में महिला मुख्यमंत्री थी, एक तरफ जयललिता, एक तरफ ममता, एक तरफ वसुंधरा, एक तरफ आनंदीबेन पटेल। लेकिन अब जब बीजेपी महिला के समर्थन में बिल लेकर आई और आलोचक पूछते थे कि आप बिल तो लेकर आए लेकिन आपके पास कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आपके पास कोई बड़ा चेहरा सामने से फेस नहीं है, तो क्या उस सवाल को भी टैकल किया गया यहाँ पे? वो भी है। और आप देखिए कि जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं, टॉप 3 मिनिस्ट्रीज, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आप देखिए 2014 तक निर्मला सीतारामन वरिष्ठता के लिहाज से कोई ऐसे प्रवक्ता थी उसके पहले, ठीक है, ऐसा नहीं था कि कई चुनाव लड़ी हों, जीती हों। आप उनका राइज देखिए कि उनको टॉप 4 मिनिस्ट्रीज में रखा गया। स्मृति ईरानी जी 2014 में हारी, 2019 में जीती, 10 साल लगातार उनको कैबिनेट का पोर्टफोलियो दिया गया। तो बीजेपी को भी जाहिर सी बात ये दिख रहा होगा कि हमें अब नई पौध में नए महिला नेताओं को आगे लाना है और उसी दिशा में ये कोशिश है। और ये आप देखिए रेणुका सिंह थी छत्तीसगढ़ में, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना, आप समझिए इनको सरोज पांडे को बार बार टिकट दिया जाना, जबकि वो 2014 भी हारी थी और इस बार भी, है ना। तो ऐसा नहीं, वो पार्टी की चिंता में हर जगह है। बिहार में भी एक दफ़ा डिप्टी CM बनाया कि वो रिप्रेजेंटेशन आप देखे, क्योंकि ऐसा है ना कि अब ये पुराना वाला समय नहीं है। नाउ एवरी पर्सन वांट्स देयर रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो इसलिए ये पार्टियां भी ये प्रेशर महसूस करती हैं। आप कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने बहुत बुरा परफॉर्म किया यूपी में, पर नारा क्या था? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। सो एवरीबडी इज़ आइडेंटिफाइंग, चाहे आप वो 2100-2500 रुपये दे के करो, चाहे लाडकी बहना बोलो, लाडली लक्ष्मी बोलो, लेकिन सबको पता है कि हमें विमेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अब डायरेक्ट एड्रेस करना है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियां करते तो क्या बोलते थे? इतने पेड़ लगें तो बेटियों के लिए ये हो। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पे उन्होंने क्या कहा? शौचालय किसके लिए? महिलाओं के लिए। सिलेंडर किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो ये वो एक इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा शिफ्ट है जिसमें आधी आबादी को सीधे एड्रेस किया जा रहा है। ऐसे भी इस चुनाव को देखा जा सकता है, वरना विकल्प तो बीजेपी के पास और भी। और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हो गई हैं वो। हाँ, मतलब ये दिल्ली ऐसा जगह हो गई जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं का शासन रहा। क्योंकि पहले साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, फिर उसके बाद सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, आतिशी और अब रेखा गुप्ता। तो इसमें अगर आप देखें 3 पुरुष मुख्यमंत्री हटा दें तो 4 महिला मुख्यमंत्री हो गई हैं। ये उदाहरण देश के किसी और दूसरे राज्य में शायद ही मिले। विपिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या देखा जाएगा उस दौरान कि किस इलाके वाइज देखा जाएगा, उसमें कास्ट समीकरण जोड़े जाएंगे या फिर पुराने नेता जो पहले से जमे हुए हैं उनको? और मैं आपके पास आऊँगा, एक जो पुराने और नेता हैं उनको लेकर के भी जानना चाहूँगा कि सतीश उपाध्याय सरीखे जो बीजेपी के स्टारवर्ड माने जाते हैं, क्या उनके लिए वो मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ गए? पहले आप बता दीजिए। देखिए, जो दिल्ली की बात होती है, जो एलीट वाली बात कही जाती है, तो वहाँ से आपको मुख्यमंत्री मिल गई हैं। इसके अलावा रोहिणी का जो इलाका लगता है उस वाली बेल्ट से विजेंद्र गुप्ता, ये भी चीज़ समझनी होगी। अब OP शर्मा एक विधायक हैं जो विश्वासनगर के जीत के आ रहे हैं और लगातार जीत के आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली का इलाका मुझे उनसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको, हालांकि कपिल मिश्रा और अगर इधर आप देखें तो मोहन सिंह बिष्ट भी मुस्तफ़ाबाद का इलाका, वहाँ से वो भी लगातार जीतते आ रहे हैं। तो कई ये नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और मनजिंदर सिंह सिरसा या अरविंदर सिंह लवली में से कोई एक? मुझे नहीं लगता है कि लवली को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वो इतनी बार एंट्री एग्जिट कर चुके हैं। राजनीति में दावा नहीं करना चाहिए, बट इट्स सेफ टू से कि 2 लोगों का मंत्री बनना लगभग तय है। उनके नाम है सतीश उपाध्याय और आशीष सूद।
इसका एक चिन्ह तो ये है कि ये दोनों लोग प्रस्तावक हैं, ठीक है। तो प्रस्तावक हमेशा बहुत सीनियर उनको बनाया जाता है। आप याद करिए योगी आदित्यनाथ को जब सीएम विधायक दल का नेता घोषित किया जाना था तो किन को खोजा गया? केशव मौर्य थे प्रदेश अध्यक्ष, वो तो नहीं। सुरेंद्र खन्ना शाहजहांपुर 1989 लगातार जीत रहे हैं, सीनियर मोस्ट लोगों को, और फिर उनको रिप्रेजेंट भी किया गया। इनफैक्ट खन्ना साहब को इस बार स्पीकर बनाया जा रहा था, फिर योगी आदित्यनाथ अड़ गया कि नहीं मुझे वो चाहिए कैबिनेट में, तो सतीश महाना को फिर स्पीकर बनाया गया, है ना। तो ये आशीष सूद जो पंजाबी समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, सतीश उपाध्याय पूर्वांचली समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो बड़े रिप्रेजेंटेशन होंगे। इसके बाद पार्टी की चिंता होगी दलित समाज से कम एक मंत्री बने, और दलित विधायक जीतकर आए हैं। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में और भी समायोजन होते हैं ना, जैसे आप जल बोर्ड में किसी को देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो जल बोर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन रहता है। फिर अकादमियों में भी अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है, बहुत अलग अलग जगह पर जल बोर्ड एक बड़ी चीज़ होती है। और अगर जैसे सतीश उपाध्याय को दिल्ली डेवलपमेंट उसमें एनडीएमसी या किसी का मुखिया बनाया गया था, तो उस तरीके के भी कुछ पद रहते हैं जिसमें समायोजित किया जाएगा। पर और वो एक कैप भी रहती है ना, वो 10% वाली कैप होती है शायद जी, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना। बिल्कुल, वो विधायकों वो 7 है तो एक मुख्यमंत्री हो गए तो आप 6 ही मंत्री बना सकते हो ना। हाँ, तो 6 ही मंत्री बना सकते हो। शीला जी के समय एक प्रयोग हुआ था सेक्रेटरी का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या जो भी उसको बोलते थे, पर उसकी संवैधानिकता को लेकर भी बहुत विवाद रहा है। देखिए जी, ब्रेकिंग में चल भी रहा है कि प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, आशीष सूद और सतीश उपाध्याय वो प्रस्तावक थे। ये सारे जो डिटेल्स अक्सर हमने देखा है कि जो दावेदार होते हैं उन्हीं से बीजेपी प्रस्ताव रखवाती है, मतलब एक आध उदाहरण छोड़ दिया है। वो बिल्कुल वो वही, जैसे वसुंधरा जी जब पर्ची लेकर के आती हैं तो वो 8 सेकंड की क्लिप जो है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए कि कैसे वो चौंकती हैं, उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। उस वक्त जो चौथी पांचवी कतार में भजन लाल सांगानेर से पहली बार का चुनकर आया विधायक घनश्याम तिवारी जैसे स्टालवर्ड लीडर की सीट से उनको लड़ाया गया और अचानक से चौंक जाती है। तो क्या वो प्रयोग हर बार काम करता है? नहीं, हर बार काम नहीं करते। देखिए ऐसा है ना, जहाँ पे पीढ़ी परिवर्तन होना है, तो रमन सिंह 15 साल कर चुके थे, पीढ़ी परिवर्तन होना था। शिवराज जी को पहले ही संकेत कर दिया गया था, इसलिए ऐलान नहीं हुआ था। वसुंधरा जी के भी नाम का, वहाँ पे पार्टी क्लियर थी। यहाँ पीढ़ी परिवर्तन जैसी कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो आप आए ही अभी सत्ता में हो, तो इसलिए वो इतना सरप्राइज मूव और उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे देखो बीजेपी को पता है ना, केंद्रीय आलाकमान को पुलिस उन्हीं के पास है, तो वो बहुत क्लोजली काम करना है, बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहना है, जिसको मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि बहुत डे टू डे इन्वॉल्वमेंट भी रहना है। और उनको पता है कि अब इसके ठीक बाद उनको नगर निगम में मेयर के पद पर कब्जा करना है, क्योंकि वहाँ पर भी संख्या बल बदल गया है। 14 के लगभग शायद अपॉइंट होते हैं जी, और 100 मतलब बीजेपी 117 पे पहुंच गई है, तो वो नंबर्स जो है बीजेपी चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, होना ही है। मतलब ये लगभग तय है, मेयर में भी अब ये लगभग तय है कि बदलाव होगा। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि बीजेपी अक्सर जो है वो ऐसा चेहरा लेकर आती है जो पुराने सिस्टम से बाध्य ना हो, वो अपना सिस्टम नए तरीके से शुरू करे। वो चाहे जो भी नाम आए हों, बीते दिनों जो मुख्यमंत्री के नाम आए, वो ऐसे कोई बहुत फ्लेम बॉय को नहीं ला करके बिठा देती जिसका अपना बहुत सिस्टम हो। ये एक मतलब एक रीडिंग जो बिटवीन द लाइन। नेता एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी सब कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो बाकी सब उसी सोलर सिस्टम के भीतर काम करें, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे वो हासिल में कहते हैं ना, ज़्यादा फैंटम ना बनो, ठीक है। तो जो ज़्यादा फैंटम बनते हैं, इसीलिए आप देखिए कि जब किसी का नाम चलाया जाता है ना, तो वो टीवी चैनलों को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमारा नाम हटा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि इसको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जाता है दावेदारियाँ करने को, है ना। तो ये अपडेट है, और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जो डिटेल थी बताई, और जो मिनिस्टर बनने हैं संभावित, उस पर भी हमने चर्चा की। और आपका इस पूरे वीडियो पे क्या कहना है, इस कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। बाकी हमारे साथी सौरभ जी को कौन नहीं जानता, विपिन जी दिल्ली चुनाव बखूबी आप तक दिखाई रहे थे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।